हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो कैसे हो आप? बढ़िया। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो सब, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसी चल रही हैं चीज़ें? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? ठीक है, तो आज हम क्रैश कोर्स में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि क्या है हमारा? जो कि है हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हमने जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट की इन डिटेल विद पीवाईक्यू डिस्कशन कंप्लीट। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन which we have done an introductory class. After that we have completed anti-hypertensive drugs in 2 lectures in detail, and after that we covered drug acting on congestive heart failure, anti-anginal drugs, and now in this lecture we are going to discuss about the एंटी एरिथमिक ड्रग्स। हो गए, तो हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में इस बात वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं, हमने फार्मास्यूटिक्स के भी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने प्री फॉर्मुलेशन कवर कर लिया, हमने टैबलेट कवर कर लिया, हमने कैप्सूल का भी एक लेक्चर कवर कर लिया, और हम बहुत जल्द कैप्सूल का सेकंड लेक्चर ला के कैप्सूल भी ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो और साथ में हमने कल से प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन, जो अभी हम रात को 10 बजे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में जो पोल था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रात के 10 बजे का टाइम रखा था, तो हम उसी टाइम पे कर रहे हैं। इसमें डेली हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, कब सब कुछ। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम हो रहे हैं रात के 4:30। रात के क्या, सुबह के 4:30 हो गए। मैं आपको टाइम एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा 4:23। अब मैं टाइम आपको क्यों दिखा रहा हूँ? टाइम दिखाने का मेरा सिंपल सा इतना मतलब है कि जब मैं आपके लिए पूरी रात काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप भी अपने लिए तो कर ही सकते हो। ठीक है, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता तो रात को मुझे करना पड़ता है। जब मैं आपके लिए रात में सारा काम कर सकता हूँ तो आप भी अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहो और जो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। छोटा सा टॉपिक है, इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो हम उसको देखेंगे और चीज़ों को फटाफट से कवर करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स में हम लोग क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं? हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हम लोग कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, फिर हम टाइप ऑफ एरिथमिया की बात करेंगे। टाइप ऑफ एरिथमिया में मैं आपके लिए मस्त से एनिमेशंस लेके आया हूँ जिससे मज़ा आ जाएगा देख के, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स करेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्लास के जो ड्रग्स हैं उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। और उसके बाद फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस, और लास्ट में हम बात करेंगे ये ड्रग ऑफ चॉइस की। एक पर्टिकुलर जो एरिथमिया है उसके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती क्या है, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, उससे पहले एंटी एरिथमिक में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अरिथमिया क्या होता है, तभी तो आप एंटी एरिथमिक में जाओगे। एंटी एरिथमिक में ऐसे कैसे चले जाओगे? तो अरिथमिया क्या होता है कि अरिथमिया कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कोऑर्डिनेट द हार्ट बीट्स आर नॉट वर्किंग करेक्टली। मतलब जो हमारे हार्ट बीट को कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, हार्ट बीट जो होती है वो हमारी कैसे ट्रैवल करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कि हार्ट बीट पहले ऐसे नोड से जनरेट होती है, फिर कहाँ कहाँ जाती है, उसका पूरा एक पाथवे होता है। तो जो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। तो आप वो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं और कहाँ से कैसे कैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो वही जो फिनोमिना होता है, जब वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथमिया। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न ऑफ कार्डियक रिदम ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट की जो नॉर्मल पैटर्न है, जो कार्डियक रिदम है, उससे डेविएट हो जाना। अब उस डेविएशन में क्या हो सकता है? उस डेविएशन में ये फास्ट भी हो सकता है, फास्ट होगा तो हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। उस डेविएशन में ये स्लो भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्रेडिकार्डिया। और इर्रेगुलर को कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थेमिया। ठीक है, समझ के बात को। चलो, दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। दे कैन अकर ड्यू टू द इशू ऑफ विद इम्पल्स फॉर्मेशन, कंडक्शन और बोथ। अब इसमें इशू कहाँ आ सकता है? या तो इम्पल्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी ढंग से, या तो फॉर्मेशन हो गया बट वो कंडक्शन नहीं हो पा रही है, या दोनों नहीं हो पा रहा है। ठीक? अब एंटी एरिथमिक ड्रग जैसा नेम सजेस्ट करता है, ट्रीट और प्रिवेंट द एरिथमिया। ऐसी ड्रग जो एरिथमिया की ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए यूज होती हैं। और ये कैसे ट्रीट करती हैं? बाई मॉडिफाइंग द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। दे हेल्प्स रीस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम। ये क्या करती है? नॉर्मल हार्ट रिदम को रीस्टोर करने में हेल्प करती है। इंप्रूव द कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करती है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। और जो कॉम्प्लिकेशन है उसके रिस्क को रिड्यूस करती है, जैसे हमारा स्ट्रोक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया और सडन कार्डियक डेथ, इसको वो क्या करती? रीस्टोर
करती है। ठीक है, समझिए बात को, ये सारे कॉम्प्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो, ये हार्ट का जो सिग्नल है यहाँ पे देखो, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिग्नल है, ऐसे आके ऐसे ट्रेवल कर रहा है। बट यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, ये सिग्नल जो हो गया वो डिसऑर्गेनाइज हो गया। तो यही जो डिसऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थेमिया। इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी आगे हम कंप्लीट एनिमेशन के साथ समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था एक एरिथमिया को लेके एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की। अब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि हमारा जो होता है वो 4 फेजेस में काम होता है। 4 इन द सेंस 4 नहीं, टोटल 5 फेजेस हैं। अगर फेज 0 को लेके नंबर 5 है, बट उसका जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो फेज 0 से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ तक जाता है, फेज 4 तक जाता है। द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। इट डिवाइडेड टू 5 फेजेस, टोटल 5 फेजेस है, और उसका नंबर कहाँ तक है, 4 फेजेस तक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले आप एक बार ये ग्राफ देख लो, उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेस्टिंग फेज है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये आता है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है ये फेज 0 कहलाएगी। उसके बाद जो थोड़ा सा ये स्लोप आता है ये फेज 1 है। उसके बाद ये कंप्लीट जो प्लेट्यू स्टेज है इसको हम फेज 2 बोलेंगे, और ये जो डिक्रीज आ रहा है ये फेज 3 हो जाएगा, और अगेन ये हो जाएगा फेज 4। समझ गए बात को। अब ये फेजेस आपको याद करने रखने। अब मैं बताता हूँ कि ये फेजेस होते क्यों हैं और क्या इसकी पीछे की रीजन क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो सबसे पहले आता है फेज 0। फेज 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। अब देखो, डीपोलराइजेशन मैंने कब बताया था, जब हम जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो फार्माकोडायनामिक्स में जब रिसेप्टर्स की बात हुई थी, तो वहाँ मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर की थी, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, सारी चीज़ें बताई थी। तो आप अगर वहाँ से पढ़े होगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि डीपोलराइजेशन हम कब किसको बोलते हैं। डीपोलराइजेशन बोलते हैं जब सोडियम आयन अंदर आता है। सोडियम आयन अगर अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन बोलते हैं। देखो ऐसे समझो, सिंपल सी चीज़ें समझो। सबसे पहले क्या था, एकदम मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे थी, तो जो रेस्टिंग स्टेज पे मेम्ब्रेन होती है उसका जो पोटेंशियल था वो कितना होता है, वो होता है -90 मिली वोल्ट। ठीक है, -90 मिली वोल्ट, ये याद कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन एकदम रेस्टिंग स्टेज पे थी। फिर क्या हुआ, फिर ओपन होता है सोडियम चैनल ओपन होता है, और सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं फटाफट से। मेम्ब्रेन रेस्ट पोटेंशियल पे थी, देखो ऐसे था, यहाँ पे कहाँ पे है, यहीं पे देखो ऐसे था, मेम्ब्रेन ऐसे रेस्ट पोटेंशियल पे थी, अचानक से सोडियम आयन अंदर आया। सोडियम आयन जैसे अंदर आता है फटाक से ये क्या होता है, ऐसे ऊपर चल जाता है। ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये क्या होता है, डीपोलराइजेशन हुआ। ये जो पीक है हमारा, जो पोटेंशियल था वो बढ़ने लगा, और ये पोटेंशियल बढ़ के कहाँ तक जाता है, अबाउट 120 मिली वोल्ट तक जाता है। ठीक है, 120 मिली वोल्ट तक जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा बढ़ने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये हुआ डिपोलाइजेशन। अब फेज 2 में क्या होता है, जो सोडियम आयन ओपन था, फेज 1 में सॉरी, जो ये सोडियम आयन ओपन था ये इनएक्टिवेट होता है। जब सोडियम आयन इनएक्टिवेट होता है, और साथ में जब सोडियम आयन चैनल इनएक्टिवेट हुआ, और उसके साथ ही हमारा जो पोटेशियम आयन था वो बाहर निकलने लगा, और क्लोराइड आयन अंदर आने लगा। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि पोटेशियम आयन जो होता है वो बाहर आता निकलता है, और साथ में क्लोराइड आयन जो होता है वो अंदर आता है। क्लोराइड आयन क्या होता है, इन होता है। तो उस कंडीशन को क्या होता है कि एक रिपोलराइजेशन होता है। ये हमारा डिपोलराइजेशन हुआ, ये पोटेंशियल बढ़ रहा था, फिर अचानक से थोड़ा सा रिपोलराइजेशन हुआ, तो ये हल्का सा नीचे आता है। ये रिपोलराइजेशन की कंडीशन हुई। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम आयन तो बाहर निकल ही रहा है, इसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम आयन अंदर आने लगते हैं, और कैल्शियम आयन जब अंदर आते हैं तो हमने बताया था कि जहाँ कैल्शियम वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो कंडीशन आती है तो एक हमें प्लेटिव फेज देखने को मिलती है, जो ऐसे 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 चलती है। फिर फेज 3 में क्या होती है, अगेन जो कैल्शियम आ रहा था कैल्शियम बंद हो जाता है, पोटेशियम बाहर जा रहा है लगातार, और साथ में क्या हुआ कि सोडियम का जो गेट है वो तो बंद ही है, तो पोटेशियम भी जब बाहर लगातार जा रहा है तो हमें वापस से मेन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। समझ के पास, ये होता है पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म। अभी हम डायग्राम के साथ मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो ये फेज 2 की बात हो गई। अब फेज 3 में क्या होता है कि सॉरी फेज 1 की बात हो गई। फेज 2 में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयन आता है कौन से टाइप से, एल टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। जब हमने CHF की बात की थी तो वहाँ हमने बात कर ली थी सारे टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स के बारे में बात की थी। और इसमें क्या होता है कि पोटेशियम आयन, और एक टाइम पे क्या होता है कि पोटेशियम आयन और सोडियम आयन बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि सोडियम आयन जो होता है वो बाहर निकल रहा था। ठीक है, फेज 1 में सोडियम आयन बाहर निकल रहा था। इससे क्या होने लगा कि कैल्शियम आयन जब अंदर आने लगा, सोडियम बाहर जा रहा है, तो उसको क्या कर लेता है, ये एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। और उस बैलेंस की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, उस बैलेंस की वजह से हमें प्लेटिव स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, अब रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो ये पोटेशियम आयन है वो बाहर जा रहा है, और साथ में कैल्शियम का जो इन है, कैल्शियम का जो इनफ्लक्स था वो बंद हो जाता है। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स बंद हो गया, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो जब पोटेशियम बाहर जाने लगा तो क्या हो जाएगा कंडीशन कि यहाँ पे तो बैलेंस था इसीलिए प्लेटू आ रहा था, बट जब पोटेशियम अंदर बाहर जा रहा है तो मतलब जो मेम्ब्रेन का पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो अभी सिंपल सा समझो, एक मिनट,
ठीक है, दिमाग आराम से समझो, देखो परेशान नहीं हो रहा। जैसे हमने क्या किया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था, हमने देखा -90 मिली वोल्ट था, निगेटिव में था मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फिर क्या हुआ, रैपिडली पोटेशियम आयन अंदर सोडियम आयन अंदर आने लगा। सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल इंक्रीज किया। फिर क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव होता है, पोटेशियम इंक्रीज किया। फिर हम पोटेंशियल इंक्रीज किया, फिर हमने देखा कि फेज 2 में एक कंडीशन आई कि पोटेशियम बाहर जाने लगा और क्लोराइड अंदर आने लगा। मतलब क्लोराइड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये थोड़ा सा डिक्रीज किया। थोड़ा सा डिक्रीज किया, तब तक क्या आ गया कि कैल्शियम भाई साहब आ गए। कैल्शियम भाई साहब ने क्या किया कि भाई हम भी तो पॉजिटिव हैं, और हम ये इन लोगों के पास एक एक पॉजिटिव था, मेरे पास 2 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। इसने क्या किया, बैलेंस किया। और बैलेंस कैसे हुआ कि एक एक बैलेंस इसलिए हुआ कि एक साइड से पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा है, सिंगल पॉजिटिव तो बाहर जा ही रहा है, और एक साइड से डबल पॉजिटिव अंदर आ रहा है। तो ये एक तरीके की पोटेंशियल डिक्रीज होने की जगह बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ये जो कैल्शियम का कंडीशन था ये बंद हो गया, कैल्शियम का आना बंद हो गया और पोटेशियम बाहर जा ही रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर एक टाइम पे आएगा लास्ट में, फिर वो प्रॉपर हमारे कंडीशन में आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और फिर वो फेज 4 आ जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, जो कि -90 मिली वोल्ट होता है। द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप मेंटेन्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय रिस्टोरिंग द आयन ग्रेडिएंट्स, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है। समझो, अब चलो, यहाँ आपको नहीं समझ में आया अभी तक, कुछ नहीं करना, आप बस चुपचाप से अगले 1 मिनट ध्यान से देख लो, ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। ज़्यादा कुछ उसमें परेशान नहीं होना है, टर्मिनोलॉजी सारी समझ जाओगे। बस आपको सिंपल क्या करना है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में था, -90 मिली वोल्ट था इसको, ठीक है। चलो, इसका क्या था, -90 मिली वोल्ट था। अब क्या हुआ, सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ, सोडियम आयन ऊपर हुआ। सोडियम आयन कैसा होता है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आया, इसने क्या किया, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ऊपर ले गया, यहाँ तक। पॉजिटिव ने यहाँ तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ये ले गया। अब क्या हुआ, ये इस कंडीशन को हमने बोला फेज 0, और इसको हमने बोला रैपिड डिपोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो सोडियम का वो था वो बंद हो गया, मतलब अब पॉजिटिव आना बंद हो गया। और इसके साथ क्या हुआ कि जो पोटेशियम था, पोटेशियम यहाँ से पोटेशियम बाहर रहेगा, और साथ में क्लोराइड थोड़ा सा अंदर आएगा। क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड जो है वो अंदर आएगा। अब जब पोटेशियम बाहर जाएगा, क्लोराइड अंदर आएगा, तो अब देखो हमारा क्या हो रहा है कि पॉजिटिव बाहर जा रहा है, निगेटिव अंदर आ रहा है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज किया, क्योंकि हमें पता है ना, जैसे ये देखो ना, अगर ये इसको हम ले ले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है, नीचे यहाँ पे निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि पोटेशियम चैनल ओपन था, इस कंडीशन में क्या होगा कि कैल्शियम भाई साहब आ गए, कैल्शियम एंड पोटेशियम दोनों चैनल ओपन हो गया। इससे क्या हो रहा है कि पोटेशियम तो बाहर जा रहा है, बट कैल्शियम अंदर आ रहा है। अब जब कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम के पास डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नीचे जा रहा था, देखो नीचे जा रहा था, अगर ये कैल्शियम ना आता तो ये नीचे चला जाता। कैल्शियम ऊपर क्यों नहीं लेके गया, अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर कैल्शियम ऊपर क्यों नहीं लेके गया। कैल्शियम ऊपर कैसे लेके जाएगा भाई, क्या हो रहा है कि एक तो मान लो, एक पोटेशियम, कैल्शियम के 2 चार्ज है ना, 2 चार्ज को बैलेंस करना है। एक तो पोटेशियम से बैलेंस हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्लोराइड भी तो है, क्लोराइड भी तो अंदर आ रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम भाई साहब ने इतनी देर तक बैलेंस किया, एक प्लेट्यू स्टेज क्रिएट कर दी। अब इस प्लेट्यू स्टेज के बाद क्या हुआ कि जो सोडियम का गेट बंद हो गया, और जो कैल्शियम जो आ रहा था, ये कैल्शियम भी बंद हो गया। अब जब कैल्शियम बंद हो गया, पोटेशियम बाहर जा रहा है, क्लोराइड आ रहा है, तो सीधे से फिर से क्या होगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा। पोटेशियम देखो, यहाँ पे सोडियम चैनल और 3 पॉजिटिव चैनल हमने देखे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। इसमें से पोटेशियम ऐसा है जो इफ्लक्स शो करता है, बाकी कैल्शियम और सोडियम जो है इनफ्लक्स हो करते हैं, और क्लोराइड जो है वो इनफ्लक्स हो करते हैं। समझ गए बात को। और फिर वापस फेज 4 में आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा एक फंडा था, समझ में आ गया होगा। आई होप चैट बॉक्स में लिखो कैसा लगा, कैसा एक्सप्लेनेशन था, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो बस थोड़ा सा एक बार पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ इसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ें थी, आप समझ लोगे तो ईजी आपको हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ अरिथमिया देखेंगे। अरिथमिया में हमने देखा वही इरेगुलर वो था, तो इसमें सबसे पहली चीज़ें जो आती है हमारे पास, क्या चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले अरिथमिया बेस्ड ऑन द हार्ट रेट, फास्ट और स्लो एट साइड ऑफ ओरिजिन और वेंट्रिकल। अब सबसे पहले आता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जैसे हमें पता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब जो नॉर्मल हार्ट रेट था, हमने क्या देखा कि नॉर्मल जो हार्ट रेट हमारा होता है कितना होता है, अबाउट 72 बीट्स पर मिनट होता है। अब ये हार्ट बीट अगर 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया, मतलब हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो गई। अब इसमें होता है आर्टियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर हमारा जो आर्टरीज है उनका मूवमेंट ज़्यादा हो जाए, उनका मतलब वो ज़्यादा तरीके से बीट करने लगे, तो आर्टियल टैकीकार्डिया। और अगर वेंट्रिकल ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, सिंपल सी बात है। और ब्रेडीकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होती है साइनस ब्रेडीकार्डिया भी कंडीशन आ जाती है। साइनस ब्रेडीकार्डिया ड्यू टू साइनस नोड, एक साइनस नोड जो होती है उसके डिस्फंक्शन के कारण जो ब्रेडीकार्डिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइनस ब्रेडीकार्डिया। और अगर एबी नोड और बंडल ऑफ हिस के जो कंडक्शन हो रहा है उसको ब्लॉक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, ठीक है। 2 कंडीशन होती, ठीक। तो ये बात थी ब्रेडीकार्डिया के बारे में, समझिए बात को। अब देखो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। आप सिंपल से देखो कि अगर आप, पता कैसे चलेगा कि
डिफरेंस क्या आ जाए, जैसे हम ईसीजी में मेजर करते हैं तो टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के उसमें डिफरेंस क्या आता है, ये हम लोग समझेंगे इस एनिमेशन के थ्रू। देखो सिंपल सा आप समझो, ये जो इधर वाला है, जो ये वाला पोर्शन है, ये नॉर्मल हार्ट बीट देखो चली जा रही है, और यहाँ हार्ट बीट क्या हो गई, फास्ट हो गई। देखो कितने, जो यहाँ पे ऊपर ये जो चल रहा था मेजरमेंट, यहाँ देखो कितना फास्ट मेजरमेंट हो रहा है। सेम इस कंडीशन में देखो तो ये नॉर्मल हार्ट बीट थी, और यहाँ पे हार्ट बीट क्या हो गई, स्लो हो गई। अब यहाँ पे भी देखो तो ये जो कंडक्शन दिख रहा है, इसमें आपको कंडक्शन दिख रहा होगा, ये कंडक्शन नॉर्मल हो रहा है, और यहाँ पे ये जो कंडक्शन है ये बहुत फास्ट हो रहा है। सेम इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे जो कंडक्शन है वो नॉर्मल हो रहा है, और बट इस कंडीशन में देखोगे तो कंडक्शन कितना स्लो हो रहा है। ये चीज़ थी, ये होती है। देखो एक बार आप दोनों को समझो, चीज़ें समझ में आ गई होंगी एकदम क्लियर। आप यहाँ से दोनों चीज़ें समझ सकते हो, एक आप कंडक्शन की स्पीड से भी समझ सकते हो, और दूसरा जो आपका ये जो ईसीजी का वो निकल के आ रहा है, इससे भी आप समझ सकते हो, जो हार्ट बीट आपको दिख रही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें कि कैसे यहाँ पे जो हार्ट बीट है ये फास्ट हो जाती है टैकीकार्डिया में, और नॉर्मल हार्ट बीट की कंपेरिजन में, और ब्रेडीकार्डिया में स्लो हो जाती है। तो हमारा यहाँ पे भी जो ट्रांसमिटेंस है वो भी फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो हमें ये रीडिंग्स मिलती हैं ये भी फास्ट एंड स्लो होने लगती हैं। समझ के बात? तो ये सिंपल सी बात थी टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। जैसे हमारे पास आता है, दो चीज़ें आती है, एक होती है फिब्रिलेशन, दूसरा होता है फ्लटर। फिब्रिलेशन में क्या होता है, रैपिड इरेगुलर एंड अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन। अगर जो सिंपल सी बात करें तो जो फिब्रिलेशन होता है क्या होता है, रैपिड इरेगुलर और अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चली जाती है। अब समझ लो कि 300 350 के ऊपर हमारा बीट्स पर मिनट निकलने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्टियल फिब्रिलेशन। और अगर 200 के ऊपर जा रही तो वो आर्टियल फ्लटर हो जाता है। समझ के बात को? अब आर्टियल फिब्रिलेशन को क्या होता है, कॉमन अर्थेमिया विद इरेगुलर आर्टियल एक्टिविटी। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग अर्थेमिया हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। और क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एबनॉर्मल हार्ट रिदम इन विच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट फीवर इंस्टेड ऑफ द पंपिंग। अब ये क्यूअर एक क्विवरिंग मोशन होता है, वो अभी हम देखेंगे एक एनिमेशन के थ्रू, इसको भी समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पंपिंग नॉर्मली की जगह एक क्विवरिंग मोशन शो करने लगती है। अब फ्लटर की बात करें तो रैपिड बट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। आर्टियल फ्लटर, रेगुलर फास्ट आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो बहुत क्विकली बीट करती है। वेंट्रिकुलर फ्लटर की बात करें तो ये रेयर होता है, बट बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, समझिए बात को। चलो अब देखो, इसमें दोनों आप एनिमेशन के थ्रू देखो। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल जो रिदम है, नॉर्मल रिदम में और फ्लैट ये आर्टियल फ्लटर में आपको दिख रहा होगा चीज़ें। जैसे नॉर्मल रिदम में क्या है कि ये पूरे तक सर्कुलेट हो रही है, समझिए बात को। बट आर्टियल फ्लटर में क्या हो रहा है कि वो फास्ट रहा है, बट सर्कुलेशन क्या हो रहा है, केवल इतने में हो रहा है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा इसमें कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, पूरे में नॉर्मल जो है उसमें पूरे में हो रहा है। ठीक है, ये आर्टियल फ्लटर की बात हो गई। और इसमें जो स्पीड है वो भी फास्ट हो रही है इसके कंपेरिजन में। इसमें क्या हो रहा है, पूरे हार्ट में ट्रांसमिटेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें देखें तो देखो, अब यहाँ पे आर्टियल फिब्रिलेशन की बात करें, देखो जो नॉर्मल चीज़ें थी, नॉर्मल रिदम में क्या था कि नॉर्मल रिदम में कंप्लीट वो हो रहा है, और आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है कि बहुत फास्ट हो जा रहा है। देखो दोनों की आप अगर ये जो रीडिंग्स है इसको कंपेयर करोगे तो देखो कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर आपका ये जो आप देख रहे हो, एरो देख रहे हो, ये एरो का ये नॉर्मल में है, जो एरो कंप्लीट यहाँ तक आ रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट नीचे तक आ नहीं पा रहा है, इसमें बस यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आर्टियल फिब्रिलेशन। और इसको देखो यार, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया, इसका फार्माकोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं। ये क्या है, ये कंप्लीट एचएपी है। इस पे अगर आप एचएपी में पढ़ा होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से मेन जो फार्माकोलॉजी है वो अब स्टार्ट होगी। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग केवल एचएपी पढ़ रहे थे, बट एचएपी पढ़ाना भी जरूरी था क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेन, अब हम आके बात करेंगे अब जो होगा, अब जो हमारी मेन फार्माकोलॉजी स्टार्ट होगी। फार्माकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन की स्टार्ट होगी। इस क्लासिफिकेशन का एक नाम और है वॉगन विलियम्स क्लासिफिकेशन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना चाहिए, वॉगन विलियम क्लासिफिकेशन। अब इसमें इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है, इन्होंने इसमें ड्रग को 4 क्लास में क्लासीफाई किया। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। 4 क्लासेस में इन्होंने क्लासीफाई किया। क्लास 1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट या सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 को हम लोग बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। क्लास 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और क्लास 4 को बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो यार, सिंपल से मैं बताऊं, इसको तो आप लोग एक बार भूल लो। इस इस इतने पोर्शन से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे, पता नहीं कितनी बार, कितने एग्जाम्स में केवल इस पोर्शन से तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये तो फिर भी ठीक है, केवल इससे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें उनका जो मेन फेवरेट पॉइंट है ये इससे, अभी जीपैट 2024 रिसेंट में इससे क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। समझिए बात को। इसको मैं आपको कंप्लीट ट्रिक के साथ याद करा दूंगा, इसको भी करा दूंगा, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो
आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें क्या होता है, क्विनिडीन क्लास 1A क्विनिडीन प्रोपेनामाइड डाइआइसोपैरामाइड। इसको आपको याद रखना है DQP। क्या याद रखना है, DQP या PDQ याद रख लो आप, PDQ याद रख लो इसको। क्या था, PDQ। 1A का जो है वो PDQ है, और 1B जो है उसमें है मैक्सिलिटेन, लीडोकेन, फिनेटोइन, और जिसको हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं LMP। ठीक है। और 1C जो है इसको फ्लेकेनाइड, मॉरिसिन और प्रोपेफोन। ठीक है, ये था PDQ, ये है PFM। ठीक है, PFM। ठीक है, ये क्या था, PFM। समझ गया बात को। अब क्लास 2 बीटा ब्लॉकर की बात करें तो हमें पता है प्रोपेलॉल, स्मोलॉल, सोटेलॉल, ये सारी चीज़ें हमने सारे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में अच्छे से पढ़ ही रखा है, तो बीटा ब्लॉकर्स की बात कोई दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है, समझ गया बात को। अब क्लास 3 की अगर हम बात करें तो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में एमिडोरोन, सोटेलॉल, डोफेटालाइड और आईब्यूटालाइड। इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अभी जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, वहाँ आप याद रख लेना। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भाई पढ़ते आ रहे हो सब, पूरा कार्डियोवास्कुलर में हर क्लासिफिकेशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आया, वेराफामिल, डेल्टाजम सारा आया, क्यों परेशान हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक जो सोटेलॉल है वो आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास 2 और 3 दोनों में कॉमन है। क्लास 2 और 3 दोनों में सोटेलॉल क्या है, कॉमन है, वो याद रख लो आप लोग को, वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एमिडारोन है, ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। एमिडारोन क्या है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद इसमें एक और ड्रग आती है ब्रेटिलियम टॉर्सिलेट। ठीक है, कौन सी ड्रग आती है इसमें, ब्रेटिलियम टॉर्सिलेट, जो कि अभी हम लोग आगे इसकी जब ट्रिक डालेंगे तो वहाँ पे ब्रेटिलियम टॉर्सिलेट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जो ये वाला पोर्शन है, क्लास वाला पोर्शन, उसको आप कैसे याद रख सकते हो। उसको याद करने की सिंपल सी एक ट्रिक ये है, अगर आपको इसकी और ट्रिक्स चाहिए तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी। ठीक है, मेरा जो चैनल पे ट्रिक सीरीज की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, उसके अंडर में इसका एक कंप्लीट ट्रिक पूरा क्लासिफिकेशन मैंने याद कराया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में डाल दूंगा, उसको एक बार जाके चेकआउट कर लेना, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्या है क्लासिफिकेशन, सोडियम बेटा पोटेशियम और कैल्शियम को ब्लॉक करके आगे बढ़ो। सोडियम बेटा क्या करो तुम, पोटेशियम और कैल्शियम को ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। जैसे वो तुम्हें ब्लॉक करके आगे बढ़ गई ना, वैसे तुम भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को ब्लॉक करके आगे बढ़ो। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बताओ जल्दी बताओ। भाई मैं 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तुम तो रात में टाइम से देख रहे हो ना, तुम्हें थोड़ी ना इस टाइम याद आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम बेटा पोटेशियम और कैल्शियम को ब्लॉक करके आगे बढ़ो। तो सोडियम से हो गया सोडियम चैनल ब्लॉकर, बेटा से हो गया बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम से हो गया पोटेशियम ब्लॉकर, कैल्शियम से हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और आगे से मतलब एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, सिंपल सा, दिमाग को शांत करके आराम से रख लो। और अगर ये ट्रिक नहीं अच्छी लगती, कोई और ट्रिक चाहिए, 1-2 और ट्रिक बता दूं, नहीं जाओगे वो वीडियो देखने, हाँ यही सब करोगे भाई, मैं बता दूंगा, बट आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद भी जाके वो वीडियो देखना पड़ेगा। एक ट्रिक और बताता हूँ, एक ट्रिक और बताऊंगा बस, अगर वो उसके बाद जाके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर मैं ही जानता। ठीक है, चलो फिर आप समझ लो, बद्दुआ लग जाएगी। 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दो, मैं ओपन कर लूँ। हाँ यार, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इतनी ट्रिक है, मैं खुद भी भूल जाऊँ भाई। देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे अपने प्रिपरेशन टाइम में याद थी, मुझे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन याद है ना, मैं ट्रिक भूल गया हूँ। देखो एक और ट्रिक है, आप याद रख लो सकते हो, कि क्या है, स्मार्ट बॉयज ऑलवेज प्ले चेस। ठीक है, तो स्मार्ट से आप याद रख सकते सोडियम चैनल ब्लॉकर, बॉयज से बीटा ब्लॉकर, ऑलवेज से एंटी एरिथमिक, प्ले से पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, चेस से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, ये एक और ट्रिक हो गई। और उस वीडियो में अभी 3 ट्रिक और है, तो जो आपको याद रखनी हो। और उस वीडियो में मैंने इंडिविजुअल भी ट्रिक डाली है, तो देखना तो पड़ेगा, ऐसा छोड़ूंगा थोड़ी ना कि तुम नहीं यही सारे बता दो सर, दोबारा नहीं देखने जाऊँ। क्यों नहीं जाओगे भाई, मैंने बनाया है ना, मेहनत लगी है, तो देखना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो ठीक है, उसको जाके देख लेना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी कर दूंगा ऐसे बातें कर करके, तो तुम देखोगे नहीं, फिर छोड़ के चले जाओगे, बाद में कहोगे फालतू बकवास करता रहता, कोई काम है नहीं इसको। ना भाई, बहुत काम है। चलो आ जाओ। अब एक एक क्लास का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे वो हम देखेंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर जैसा सिंपल सा मैकेनिज्म सोडियम चैनल ब्लॉक करता है, अभी मैंने उसका एक बेसिक मैकेनिज्म आपको बता दिया, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं हम उसी ग्राफ में देख के आ गए, वहीं से आपको रिलेट करोगे, आपको याद हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इन मैकेनिज्म को बहुत इन डेप्थ याद करने की जरूरत नहीं है, इन डेप्थ नहीं, बस समझ लो काम हो जाएगा।
सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है और रेट ऑफ डिपोलाइजेशन को रिड्यूस करता है। इसको वेंट्रिकुलर एरिथेमिया में यूज़ करते हैं और सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथेमिया में भी इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया था। अब इसकी 3 क्लास थी, 1A 1B 1C। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, ये अच्छे से नोट करके लिख लेना। खासकर ये 1A का जो साइड इफेक्ट है QT प्रोलॉन्गेशन, जो कि टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करता है। अब 1A में कौन कौन सी ड्रग थी? 1A में हमने क्या बोला था? DPQ, तो डाई आइसोपायरामाइड, प्रोकेनामाइड और क्विनिडिन। ये तीनों क्या करेंगे? तुम्हारा QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन कराएंगे। 1B की बात करें तो CNS इफेक्ट जैसे डिजीनेस एंड कंफ्यूजन कॉज करेंगी। 1C जो है वो प्रो अरिथमिक इफेक्ट्स कॉज करता है। ठीक, ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स थे। अब एक एक करके बात कर ले 1A 1B 1C के बारे में। ठीक है, 1A का क्या काम है? 1A दीज ड्रग्स ब्लॉक सोडियम चैनल ओपन। देखो कभी कभी ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस देखो पूरे 1A 1B और 1C में मैं आपको मेजर बता दूं आपको क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, सबसे पहला पूछने वाला है ओपन और क्लोज स्टेट, ये सोडियम आयन से रिलेटेड। ठीक है, सोडियम आयन से रिलेटेड क्या पूछेगा? ओपन या क्लोज स्टेट, किस स्टेट में इसको ब्लॉक करते हैं, मतलब ओपन स्टेट या एक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा एक पूछने वाला है पोटेशियम चैनल पे, कि पोटेशियम चैनल पे उसका क्या रोल है। मेन यही 2 क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। चलो, ये क्या करता है? ये ओपन या एक्टिवेटेड स्टेट पे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, और साथ में ये क्या करता है? कार्डियक सोडियम को ओपन या एक्टिवेटेड स्टेट पे ब्लॉक करता है, साथ में कार्डियक पोटेशियम चैनल को भी ये ब्लॉक करता है। इसीलिए क्या होता है कि जो रीपोलराइजेशन है वो डिले कर देता है। कैसे डिले करता है अभी हम आगे दिखा दूंगा आपको, परेशान ना हो। क्लास 1B की अगर हम बात करें तो क्लास 1B की जो ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। ये क्या करते हैं? सोडियम चैनल को इनएक्टिवेटेड स्टेट में, ये ओपन स्टेट में ब्लॉक कर रहे थे, ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में ब्लॉक करते हैं। और ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहे थे, ये पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये जो शॉर्ट इन द एपीडी क्या? एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है उसको ये शॉर्ट करते हैं और रिफ्रैक्टोरीनेस को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम चैनल को ओपन कर रहे हैं। और रिफ्रैक्टोरीनेस क्या होती है ये आप मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में फटाफट से। दीज ड्रग्स आर यूज फॉर वेंट्रिकुलर अरिथेमिया, इसको हम केवल वेंट्रिकुलर अरिथेमिया के लिए यूज करते हैं। और लिग्नोकेन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर डिस्टेलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर अरिथेमिया। इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ड्रग ऑफ चॉइस वाला पेज बना लो, कॉपी बना लो। ड्रग ऑफ चॉइस अगर कॉपी बनाओगे तो एग्जाम तुम्हें चॉइस कर लेगा। क्या क्या जोक मारा है मैं, कोई ना, भी होता है कभी कभी। कमेंट सेक्शन में गालियां ना देना। क्लास 1C एजेंट्स, 1C एजेंट्स की बात करें कि सर क्या फालतू जोक सुनाते रहते हो। आ जाओ। 1C एजेंट्स क्या करते हैं? दीज एजेंट्स हैव द मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। ये क्या करता है? मोस्ट पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट शो करता है। सबसे ज्यादा पोटेंट सोडियम चैनल कौन ब्लॉक करता है? 1C मतलब कौन? PFM, प्रोपेफेनोन फ्लेकामाइड मोरिसिजिन। PFM 1 सबसे ज्यादा ब्लॉक करते हैं विथ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन पोटेशियम चैनल। इनका पोटेशियम पे नेग्लिजिबल इफेक्ट था, इसीलिए कोई इफेक्ट एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं कॉज करता। और इसमें जो ड्रग आई थी फ्लेकेनाइड, ठीक है, फ्लेकेनेट क्या करती है? वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। समझ गए बात? अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करें कि सबसे पहले हमने बात की थी 1A के बारे में। 1A में मैंने क्या बताया था कि देखा था कि ये रिजल्टिंग द प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर देते थे। तो ठीक है, तो देखो ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पहले नॉर्मल बेचारा यहाँ से जा रहा था, ऐसे हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इसको यहाँ से जाके ये आगे लेके चले गए। 1B में हमने क्या देखा था? 1B में हमने देखा था कि सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्ट इन द एपीडी, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये शॉर्ट कर देते हैं। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इन्होंने क्या किया? ये यहाँ से लेके पहले ही खत्म कर दिया कि जल्दी खत्म करो भाई, जल्दी खत्म करो, पनवेल निकलना था इनको, तो इन्होंने शॉर्ट कर दिया। 1C की बात करें तो ये नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन पोटेशियम चैनल, तो इसलिए एक्शन पोटेंशियल पे कोई ड्यूरेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं था, बस सोडियम चैनल को ब्लॉक किया था। तो जो सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया था, जो ये प्रॉपर जा रहा था, इसको इन्होंने थोड़ा सा डिले किया और उसके बाद उसी पोजीशन पे ले आ दिए, क्योंकि इनका पोटेशियम से कोई लेना देना नहीं था, तो ये एक्शन पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट इन्होंने शो नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 चीजें और है। 1A और 1C क्लास की जो ड्रग है उसको हम लोग वेंट्रिकुलर और सुप्रावेंट्रिकुलर दोनों एरिथेमिया में यूज करते हैं, जबकि 1B की जो क्लास है उसको हम लोग केवल वेंट्रिकुलर एरिथेमिया में यूज करते हैं। समझ गए बात को? तो ये कंप्लीट एक था हमारा क्या, हमने एक बात कर ली क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर, या इसी को हम लोग मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के बारे में बोलते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्लास 2 जो कि है हमारी बीटा ब्लॉकर्स। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 2 जो कि हमारी बीटा ब्लॉकर्स। फटाफट से इन करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, कुछ इसमें नई चीज़ें नहीं है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में क्या था? हमें पता है कि वो बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट पे होता है उसको क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ द बीटा मिनट सॉरी ये क्या करता है? ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन एट द बीटा 1 रिसेप्टर पे। इससे क्या होता है? जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है हार्ट की वो डिक्रीज हो जाती है, और ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का हार्ट पे इफेक्ट होता है, ये आपने पढ़ा होगा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में।
दीज ड्रग्स डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 4 रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोमेटिसिटी। ये जो फेज 4 का स्लोप है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जो कि ऑटोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड कंडक्शन थ्रू द एबी नोड। और साथ में क्या ब्लॉक डिक्रीज करता है, जो एबी नोड के साथ जो कंडक्शन था उसको भी ये डिक्रीज करते हैं। इसको हम यूज किस में करते हैं, आर्टियल फिब्रिलेशन में यूज करते हैं, साथ में हम सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट है, ब्रेडिकार्डिया, फैटिक कॉज करता है और ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है। माइनर एडवर्स इफेक्ट है, इतनी चीजें चलती हैं कभी कभी, क्योंकि आपको जो मेजर ट्रीटमेंट करना है आप वो मिल रहा है, तो माइनर हार्ट अटैक्स को एडवर्स इफेक्ट्स को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट जो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में हमने कई सारी ड्रग्स पढ़ी थी। कौन कौन सी ड्रग्स थी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में हमने पढ़ा था एमिडारोन, सोटेलॉल, डोपेटेलाइड, आइब्यूटोलाइड, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आर द प्रीडोमिनेंटली ब्लॉक द पोटेशियम चैनल एंड देयर बाई प्रोलॉन्गिंग द रिपोलराइजेशन। ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब जब हमने देखा था कि रिपोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, रिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था पोटेशियम चैनल। अब जब यहाँ से पोटेशियम चैनल ब्लॉक किया तो जो रिपोलराइजेशन है वो थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दीज ड्रग्स में पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेट टॉर्सेट्स डी पॉइंट ड्यू टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्यूटी इंटरवल। तो ये प्रेसिपिटेट करता है टॉर्सेट डी पॉइंट क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने के लिए। अभी मैंने एक और बताया था क्लास 1 में जो था, उसका एक जो क्लास थी वो भी एक टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती। कौन सी कॉज करती, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से। 1A कॉज करती, B कॉज करती, C कॉज करती, कौन सी कॉज करती, बताओ फटाफट से। फिर ये आर्टियल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया के ट्रीटमेंट में भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इसका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, थायराइड डिस्फंक्शन, और वो में स्पेसिफिक कौन सी अमिडारोन जो है वो थायराइड डिस्फंक्शन कॉज करते हैं। अब इसके ड्रग्स के नाम याद करने थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक लेके आया हूँ। फटाफट से याद करो, आगे बढ़ो। कैसे याद करोगे आप? बिंदास याद कर लो ट्रिक। ऐसी ट्रिक है जिसको आप बिंदास याद कर लोगे। बिंदास, बिंदास ट्रिक का नाम ही है बिंदास। बी से हो गया ब्रिटेलियम टॉर्सिलेट, आई से हो गया इब्यूटिलाइड, डी से हो गया डोफेटिलाइड, ए से हो गया एमिडारोन और एस से हो गया सोटेलॉल। अब यहाँ से बी का जो ब्रिटेलियम है ये क्लासिफिकेशन वाली टेबल में मिसिंग था, उसको आप वहाँ पे ऐड कर लेना। ये है इसकी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स को याद करने की बिंदास ट्रिक। एकदम बिंदास याद करके बिंदास चले जाओ एग्जाम में, फाड़ दो। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे जो लास्ट क्लास है क्लास 4, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यार देखो ये भी तुम पढ़े आए हो, मैकेनिज्म पूरा मैंने 2-2 बार बताया। एक मैंने CHF में बताया, फिर मैंने एंजाइना में बताया, और साथ में हमने हाइपरटेंसिव में डिस्कस किया। कितनी बार? 3 बार मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। वाह क्या काम, 3 बार पढ़ चुके हो। अब क्लास 4 की बात करें तो आर द ब्लॉकर जो एल टाइप ऑफ वोल्टेज गोटेड कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं। अब सारे टाइप के जो कैल्शियम आयन चैनल है वो हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। दी डिक्रीज द रेट ऑफ फेज 4 डिपोलराइजेशन एसए नोड्स एंड एवी नोड्स। वो फेज 4 जो डिपोलराइजेशन है उसके रेट को ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, दीज रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी ऑफ द एसए नोड एंड डिक्रीज द कंडक्शन थ्रू एबी नोड। यूजर्स क्या है, कंट्रोल आर्टियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर। वीरापामिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। एसवीटी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वीरापामिल, एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द पीएसवीटी। अब पीएसवीटी क्या होती है, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो पीएसवीटी क्या होती है। पैरोक्सीमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, वीरापामिल भी होती है, साथ में हम एडिनोसिन भी दे सकते हैं। रैपिड आईबी रूट से भी एडिनोसिन भी दिया जा सकता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया एंड कॉन्स्टिपेशन कॉज द एडवर्स इफेक्ट। ओके चलो, अब अदर्स ड्रग में कुछ हमारे पास एडिनोसिन है। एडिनोसिन क्या करती है, पोटेशियम चैनल को ओपन करती है और हाइपरपोलराइजेशन कॉज कर देती है ऑफ एबी नोड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीएसपीटी, अभी हमने बताया कि आईवी रूट से एडिनोसिन दे सकते हैं हम लोग, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग, टी हाफ 10 सेकंड्स। डिजॉक्सिन होती है मैकेनिज्म, इंक्रीज द वेगल टोन एंड स्लोज द हार्ट रेट। यूजेस हम आर्टियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करने में, फ्लटर को कंट्रोल करने में, और CHF में तो यूज़ करते ही है। टॉक्सिसिटी में थोड़ा सा नोजिया और एर्थीमिया कॉज कर सकता है, टॉक्सिसिटी है थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट और ये एर्थीमिया टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम उतना यूज़ नहीं करते, इसको मेनली हम लोग CHF में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ड्रग ऑफ चॉइस से रिलेटेड, कि कुछ कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी ड्रग मेनली दी जाती है। अगर आर्टियल फिब्रिलेशन है तो हम क्या देंगे, कार्डियोवर्जन और स्मॉलॉल दे सकते हैं, जिसमें से कार्डियोवर्जन आपका ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए भी। अगर हमारा पीएसवीटी है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो हम एडिनोसिन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है। आर्टियल फ्लटर है तो कार्डियोवर्जन स्मॉलॉल देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो हम लिग्नोकेन देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है। डिस्टेलिस इंड्यूस है तो लिग्नोकेन देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लिग्नोकेन ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप फिनेटोइन के ऊपर भी जा सकते हो। सेम WPW सिंड्रोम के लिए, वॉर्फ पार्किंसन सिंड्रोम के लिए कार्डियोवर्जन ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर आपको क्या होता है कि ये नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोकेनामाइड के ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, प्रोकेनामाइड। ठीक है, अगर ये नहीं है ऑप्शन में, तो अगर कार्डियोवर्जन है तो आपको कार्डियोवर्जन ही लगाना है। समझ गए बात को। तो ये कंप्लीट चीज़ें थी किसके रिलेटेड, ये कंप्लीट चीज़ें थी एंटी एर्थेमिक ड्रग से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा, ट्रिक्स कैसी लगी, मज़ा आया पढ़ के कि नहीं मज़ा आया,
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छे से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, फिर मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। ऐसा नहीं करना यार, इतनी काम कर रहे हो तुम्हारे लिए, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अब फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है सारी चीज़ें लेके आने में, ठीक है? और साथ में नोट्स आपको चाहिए तो बहुत टाइम टू टाइम जल्दी ही नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं इस वेबसाइट पे, ठीक है? साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यहाँ पे यूट्यूब चैनल ज्वाइन सब्सक्राइब करो और व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पोल सारे आपके सजेशन सब कुछ व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलता है आपको। शेड्यूल भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिलता है। और साथ में मैं आप अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। एक लोगो यहाँ रह गया, इंस्टाग्राम का लोगो मैं नहीं लगा पाया हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार फटाफट से जाके, ठीक है? तो फिर बहुत बकवास हो गई है, अब पढ़ लिया जितना पढ़ना था, फटाफट से वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कवर हो गया है। किसी और कौन से टॉपिक पे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ फार्माकोलॉजी में, वो मुझे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं वो वीडियो स्टार्ट करूँ, जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे वो वीडियो मैं स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।